गरीब माँ की 3 शहरी बेटियों का एक हीटर और कंबल। ओहो माँ माँ, आपको ठंड नहीं लग रही क्या? अरे मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। माँ चलो ना अंदर। ओहो, तुम तीनों बाहर क्या कर रही हो? मैं झाड़ू लगा रही हूँ। घर के अंदर बैठ जाओ, वरना ठंड लग जाएगी तो बुखार हो जाएगा। जब देखो पीछे पीछे घूमती रहती हो माँ माँ करके। तो माँ अंदर चलो ना। अरे बाबा आ रही हूँ। ठंड लग रही है, अंदर चलो, फिर मैं आलू की रोटी बनाकर खिलाऊंगी। ये बल्ले बल्ले, हम तो आलू का पराठा खाएंगे इतने समय बाद। ये तीनों बच्चियां अपनी मामूली सी झोपड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती हैं। फिर सविता अपनी बेटियों को आलू की रोटी चाय के साथ बनाकर खिलाती है। तीनों बहुत खुश होती हैं। माँ हम इससे भी खुश हैं, बस आप हमें स्वेटर लाकर दे दो। देखो ना दीदी की फ्रॉक फटी है और जुराब भी नहीं है। हमें बहुत ठंड लग रही है माँ, प्लीज हमें स्वेटर दिला दो ना। मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ कि अपनी बच्चियों को एक स्वेटर भी नहीं दिला पा रही हूँ। और तो और उन्हें ठीक से पाल भी नहीं सकती। कपड़े क्या, खाने के लिए ही मोहताज होना पड़ता है। क्या हुआ माँ, आप कहाँ खो गई? ये लीजिए, मेरे हाथ से खाना खाइए। अरे अब आप रोने लग गई। मिर्ची खिला दी क्या मैंने आपको? नहीं, बस तुम्हारे पापा की याद आ गई। तुम्हारे पापा भी मुझे ऐसे ही खिलाते थे। पता नहीं क्यों भगवान ने उन्हें हम सबसे छीन लिया। उनके बिना ये जिंदगी बदतर सी हो गई है। ये गरीबी की जिंदगी कैसे कट रही है, यह सिर्फ भगवान जानते हैं। माँ रो नहीं, हम तीनों हैं ना आपके साथ। हाँ मेरी बच्चियों। अच्छा तुम यहीं रहो, मैं काम करने जा रही हूँ। मेरे काम पर जाने का वक्त हो गया है। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, ख्याल रखना। ठीक है माँ। सविता अपने काम पर चली जाती है, जहाँ वह कंस्ट्रक्शन साइट पर पत्थर ईंट सीमेंट उठाने का काम किया करती थी। अपने सर पर ढेर सारा वजन लेकर वह 2 माले चढ़ती है, फिर आती है, जिससे वह थक जाती है। फिर वहीं वो स्कूल के बच्चों को देखती है। ये बच्चियां स्कूल जा रही हैं। मुझे भी अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ाना है, ताकि वो मेरी तरह ये ईंट पत्थर ढोने का काम ना करें, अपने पाँव पर खड़ी हों। मुझे और मेहनत करके दाखिला कराना ही होगा। अरे तुम्हारे हाथ चलना बंद हो गए हैं क्या? हाँ? क्यों हो गए बंद तुम्हारे हाथ चलना? तुम गरीबों को मैं यहाँ पर आराम करने के पैसे नहीं देता हूँ। तुम गरीब होते ही हो गंदी नाली के कीड़े। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जी सेठ जी, कर रही हूँ। इस तरह सविता अपनी तीनों बेटियों को पालने के लिए ठंड में बहुत संघर्ष करती है। एक दिन केशव उससे टकरा जाता है। अरे केशव भाई साहब, आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? अरे आज मेरी दोनों बेटियां हॉस्टल से आएंगी, काफी सालों बाद। बस उनके लिए खाने पीने का सामान लेने जा रहा हूँ। पता है मेरी बच्चियां हॉस्टल में पढ़कर बहुत होशियार हो गई हैं, लेकिन इसके पैसे भी बहुत लगे हैं। सच्ची भाई साहब, आप मेरी तीनों बेटी का दाखिला भी हॉस्टल में करवा दीजिए। मैं आपका बहुत आभार मानूंगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी, बस मेरी बेटी पढ़ लिख जाए। ठीक है, मैं दाखिला करवा देता हूँ शहर जाकर। फिर सविता और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है और ओवर टाइम भी करने लगती है। उस ठंड में बस उसकी कमर टूटने लग जाती है, लेकिन उसकी मेहनत नहीं रुकती है, जिससे उसकी मेहनत का उसे फल भी मिलता है। सिर्फ इतने पैसों से बात नहीं बनेगी, मुझे और भी मेहनत करनी होगी, दूसरा काम करके। गरीब माँ अपनी तीनों बेटियों के लिए ठंड में ईंट पत्थर ढोने के बाद शाम को 2-3 घर में जाकर जूठे बर्तन साफ करती है, जिससे उसे पैसे मिलते हैं। और 20 दिनों में वह अपनी बेटी के लिए हॉस्टल के पैसे जमा कर लेती है। फिर एक सुबह, शिवानी, सलोनी, प्रिया, बेटा तुम तीनों अपना ख्याल रखना, शहर जाकर खूब पढ़ना। हाँ माँ, आपसे दूर आपके बिना कैसे रहेंगे, हमें नहीं जाना। हाँ माँ, हमें नहीं जाना। मेरे बच्चों, समझने की कोशिश करो। मैं अपनी तरह तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाना चाहती, इसलिए बहुत मेहनत करना, और वहाँ तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी। खुश रहना मेरी बच्चियों। सविता बहन, अब चलना होगा। चलो बच्चों। अपनी बेटियों के जाने पर सविता मन ही मन बहुत रोती है। फिर शहर जाकर केशव उसकी बेटियों का हॉस्टल में एडमिशन करा देता है। वहीं गुजरते वक्त के साथ सविता को 3 बेटियों के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। घर में लोगों के जूठे बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा लगाना, और अब तो वो कोयले की फैक्ट्री में कोयला तोड़ने का भी काम करने लग गई थी।
एक तरफ तीनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं, जिन्हें हॉस्टल के बाद शहर की हवा लग जाती है, और वो क्लब में जाने वाली बिगड़ैल लड़कियां बन जाती हैं, जिन्हें अपनी माँ की याद भी नहीं आती है। वहीं दूसरी ओर आज भी वह वैसे ही सर्दी का दिन था, जहाँ गरीब माँ बूढ़ी हो गई थी। उसके कंधे और बाजू में अब कुछ भारी काम करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन वह फिर भी कर रही थी। ओह बाप रे बाप, मैं इसे तोड़ कर ही रहूंगी, बहुत मजबूत है ये। बस कर सविता, और कितना काम करेगी तू? रोज इतनी मेहनत क्यों करती है? अपने शरीर पर भी ध्यान दे। अरे बच्चों के लिए काम भी नहीं करूं क्या? पैसे भेजने हैं बच्चों को। अपनी बेटियों के बारे में अंधी हो गई हो। अभी तक तुम्हारी बेटियां तुमसे मिलने नहीं आई। हॉस्टल की पढ़ाई खत्म हो चुकी है 4 महीने पहले। तेरे बदन पर एक शॉल तक नहीं है, और ऐसी होती हैं बेटियां जिसकी माँ मरे या जिंदा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। जो भी हो चंदा बहन, पर मुझे विश्वास है मेरी बेटियां जरूर आएंगी। वहीं क्लब से आकर तीनों बेटियां कहती हैं, गाइस हम अपनी माँ से मिलने कब से नहीं गए, चलो घर चलते हैं। हाँ, वरना वो बोलेंगी भी और पैसे भेजना भी बंद कर देंगी। अगले दिन ही तीनों बेटियां ट्रेन से अपनी माँ के पास गांव पहुंच जाती हैं, जहां अपने गरीब से झोपड़ी घर को देखकर कहती हैं, माँ ये तो वही हमारा पुराना ही घर है, नया नहीं बनवाया क्या? सविता बेटियों को देख गले लगाती है। अरे अरे थोड़ा दूर रहिए, काले से मिट्टी के हाथ हैं। मेरी बच्चियां, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी, आखिर तुम आ ही गई। माँ ये बताओ तुम, हमें पैसे तो इतने भेजती हो जैसे अमीर हो, और घर तो वही है झोपड़पट्टी वाला। बेटा मैंने पैसे जो भी कमाए थे वो तुम्हारी पढ़ाई में ही लगा दी है, मैंने अपने लिए यहाँ कुछ नहीं किया। ओफो, यहाँ कितनी ठंड है, हमारे यहाँ तो हीटर और कंबल भी था, और यहाँ कुछ भी नहीं है। चलो हम तीनों वापस चलते हैं, बैठने की जगह भी नहीं है। अरे बेटा वो खटिया है ना, उस पर बैठ जाओ, कहीं मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं तुम्हारे लिए कंबल और हीटर का इंतजाम कर दूंगी। आओ आओ पहले चाय बना दूं। नो वे, हमें इन गंदे हाथों से चाय नहीं पीनी है, कहीं हमारी तबीयत खराब हो गई तो। ठीक है मेरी बच्चियों, जैसा तुम ठीक समझो। कुछ ही देर में शाम होने वाली है, तुम तीनों खटिया पर सो जाना, मैं नीचे सो जाऊंगी। ठंड बहुत ज्यादा है बेटा, ख्याल रखना तुम तीनों अपना। सविता अपनी तीनों बेटियों को खुश करने के लिए कोयले के कारखाने में जाकर कोयले तोड़ती है। इसके बदले में वह मालिक से पैसे एडवांस लेती है। अरे सविता, तुम कितना काम करती हो अपनी बेटियों के लिए, हाँ? तुम्हारी तीनों बेटियों को जरा सा भी एहसास नहीं है तुम्हारी तकलीफ का? कोई बात नहीं मालिक जी, नादान है वो, मुझे हीटर और कंबल का इंतजाम करना है ना, मैं चलती हूँ, धन्यवाद। फिर सविता तीनों बेटियों के लिए थोड़े से काजू बादाम, कंबल और एक हीटर खरीद के ले जाती है, जिससे तीनों हीटर में मस्त बैठी रहती हैं और काजू बादाम खाती हैं। रात होते ही तीनों बेटियां कंबल और हीटर के मजे लेकर सोती हैं। वहीं सुबह होते ही बूढ़ी सविता की तबीयत खराब हो जाती है ठंड के कारण। फिर तीनों बेटियां उसे पास के अस्पताल में ले जाती हैं, जहां डॉक्टर उसे जांच करते हैं। इन्हें ठंड लग गई है और इनकी हड्डियां भी कमजोर हो गई हैं। कुछ दिन बेड रेस्ट पर रहेंगी ये। ओके डॉक्टर। बहन अलग ही ड्रामे हैं इनके, चल इन्हें लेकर घर चलते हैं, फंसा दिया यहाँ। फिर तीनों बेटी रिक्शे में सविता को ले जाती हैं, तो उसके कारखाने के मालिक की नजर पड़ती है। अरे रुको रुको भाई, ये सविता को क्या हो गया? तुम इसकी बेटियां हो? हाँ, थोड़ी तबीयत खराब है इनकी। अरे तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी देते देते इसने खुद को कंस्ट्रक्शन साइट में घिस दिया। कभी दूसरों के झूठे बर्तन साफ किए और अब ये कोयले के काम में लग गई। बचपन से तुम्हारे पिता के जाने के बाद कितना संघर्ष किया है, पर तुमने अपनी माँ के लिए क्या किया? अंकल, हमें ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि हमारी माँ ने हमारे चक्कर में खुद की तबीयत खराब कर ली। भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। हमारी बूढ़ी माँ ने हमारे लिए सच में बहुत किया है, पर हम कुछ नहीं कर पाए। हम सबको माँ का ख्याल रखना होगा। अंकल, हमारी आंखें खोलने के लिए और सच्चाई बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर तीनों बेटियां अपनी माँ को घर ले जाती हैं और उसी कंबल को सविता को ओढ़ा देती हैं। फिर हीटर चलाकर उसकी बहुत सेवा करती हैं। फिर तीनों बेटियां सविता को शहर ले जाती हैं और वहाँ उसका खुशी खुशी ख्याल रखने लगती हैं। तो दोस्तों, हमेशा अपनी माँ को समझें, कभी उनकी परवरिश पर उंगली ना उठाएं, क्योंकि वह हमारे लिए सारी दुनिया से लड़ सकती है। बहू और बेटी की गोद भराई।
माँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी बेटा, अपना ख्याल रखना। तभी नव्या की नजर पड़ती है उनके सामने वाले गरीब पड़ोसी के बहू बेटे तांगे से उतर रहे थे। आओ आओ बहू, शिवम बेटा आराम से बहू को उतारना। तुम दोनों चौखट पर खड़े हो जाओ, मैं आरती की थाली लाती हूँ। जी माँ जी। माँ, आपके जमाई राजा और मैं इस बड़ी सी गाड़ी में जा रहे हैं और इन गरीब लोगों को देखो, जरा तांगी में बैठकर आए हैं। ये तो कितने फनी लग रहे हैं ये। बेटा, जिसकी जैसी हैसियत है वो उस तरीके से लाएगा ना। ये बात आरती की थाली लाते हुए अर्चना भी सुन लेती है और बहू बेटे भी, जिससे अर्चना को शर्म आती है। शिल्पा बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे इस तरह से लेकर आई। क्या करूं, हम गरीब लोग हैं, मैं तुझे इतनी सुविधा न दे सकी। अरे अरे माँ जी, गृह प्रवेश करने से पहले ही आप मुझसे माफी मांगने लग गई। आप चिंता मत कीजिए, मुझे ऐसी चीज का मुंह नहीं है। देखा माँ, आपकी बहू कितनी अच्छी है। शुक्रिया शिल्पा, हमें ऐसे ही स्वीकार करने के लिए। ओहो, इनका मेलोड्रामा। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, बाय। चलो ड्राइवर। फिर नव्या अमीर सी गाड़ी में बैठकर ससुराल चली जाती है, जहाँ वो बहुत ठाट बाट से रहने लगती है। उसकी एक आवाज पर नौकर कोल्ड ड्रिंक ले आता है। सास भी मॉडर्न थी तो अपनी बहू से कुछ नहीं कहती थी। दोनों सास बहू खूब शॉपिंग करते हैं। नव्या तो आधे से ज्यादा टाइम मेकअप करके बिताती थी। ओह वाओ, आई एम सो ब्यूटीफुल। अरे बहू, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल करती रहोगी, कभी पूजा पाठ भी कर लिया करो। नो सासू माँ, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। यू नो ना, मैं नास्तिक हूँ, मेरे अंदर कोई भाव नहीं है पूजा पाठ का। ओहो बहू, क्या ही बोलूं तुझे। सास त्रिवेणी नव्या को समझाती थी, पर नव्या अपने में ही मलंग रहती थी। वहीं गरीब बहू अपने गरीब ससुराल में खुशी खुशी रह रही थी। खाने पीने को कम था, लेकिन खुश बहुत थे। ऐसे ही एक दिन शिल्पा कहती है, माँ जी, ये पंखा चल नहीं रहा है, अब ठीक करवाने के लिए पैसे चाहिए, आपके पास हैं? नहीं बहू, घर का थोड़ा बहुत राशन और दवाई आ गई थी शिवम के पैसों से। अब तो कम से कम अगली तनख्वाह आने तक बिना पंखे के ही रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं माँ जी, बिना पंखे के मच्छरदानी लगाकर सो जाएंगे। माँ जी, कल रात से मेरा मन अजीब हो रहा है। शिल्पा इतना कहती है कि वो भागकर उल्टी करने चली जाती है। उसकी हालत देख सास उसे पानी पिलाती है, फिर खुशी से कहती है, अरे वाह बहू, तू मुझे दादी बनाने वाली है। तेरा खट्टा खाने का जी कर रहा है ना, और चक्कर भी आ रहे होंगे। हाँ माँ जी, 2-3 दिन से यही लग रहा था। बधाई हो, तू माँ बनने वाली है। अब तो मैं पोता पोती खिलाऊंगी। सच्ची माँ जी, ये सुनकर तो वो खुश हो जाएंगे। शाम को शिवम घर पर आ जाता है। शिल्पा उसे खुशखबरी देती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है शिल्पा, लेकिन शायद मैं वो सब ना कर पाऊं जो एक अच्छे बाप और अच्छे पति को करना चाहिए। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें सारी खुशियां दूं, किसी चीज की कमी ना हो। तुम तो जानती हो, मुझे पगार में गिने चुने पैसे मिलते हैं। अब मुझे जैसे भी रखेंगे मैं वैसे ही रह लूंगी। मुझे ज्यादा काजू किशमिश बादाम नहीं चाहिए, न ही बच्चे के लिए महंगा वाला पालना। थू 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 थू, नजर न लगे मेरे बच्चों को किसी की। अच्छा बहू, तू अपने मायके जाना चाहती है तो जा सकती है, पहले डिलीवरी में। नहीं माँ जी, आप कैसी रहेंगी? मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं अपना पहला बच्चा यही करना चाहती हूँ। माँ से मैं मिलकर आ जाऊंगी बस। ठीक है। तीनों बैठकर फिर खाना खाते हैं। अर्चना अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद शिल्पा अपनी माँ से मिलकर वापस आ जाती है। वहीं नव्या भी त्रिवेणी को दादी बनने की खुशखबरी देती है। सच में? अब तो मैं अपने पोता या पोती के लिए बहुत अच्छी गोद भराई करूंगी। सासू माँ, मैं अपना बच्चा और गोद भराई की रस्म मायके में करना चाहती हूँ। तो माँ के पास जाऊं? आप निश्चिंत रहिए, मैं वहाँ बहुत ख्याल रखूंगी अपना। अच्छा है, यहाँ से अपनी मायके चली जाऊंगी, वरना माँ जी टोकती रहेंगी, बहू ये मत कर, बहू वो मत कर। ठीक है बहू, तू अपनी माँ के पास चली जा। अगले दिन ही नव्या अपने मायके आ जाती है, जहाँ गायत्री उसका बहुत ख्याल रखती है। उसके एक हाथ पर नौकर लड्डू, दूध, फल लाकर रख देते हैं, जिसे अब वो कुछ दिनों से खाना पसंद नहीं करती है। माँ, ये क्या है? जूस और फ्रूट्स? मुझे ये सब नहीं खाना, मुझे अब बर्गर और पिज्जा खाना है। पर बेटा, वो तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, आप नहीं दे रहे हो तो मैं ऑर्डर ही कर लेती हूँ।
नव्या ऑनलाइन ऑर्डर करके जंक फूड खाती है और ऐसा बहुत दिनों तक चलता है। गायत्री उसे टहलने के लिए कहती थी, लेकिन वो भी नव्या नहीं करती थी। वहीं अर्चना अपनी शिल्पा बहू का कम राशन में भी उसका ख्याल रखती है और वो काम किया करती थी। दोनों बहू और बेटी 9 महीने के गर्भवती पर पहुंचती हैं। एक शाम गायत्री अपनी बेटी को शॉपिंग करने के लिए ले जाती है। वहीं पड़ोसन की गरीब बहू भी आई थी। माँ, ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई और इसकी कॉस्ट 50,000 है। 50,000 क्या? 1 लाख की साड़ी भी मांगेगी तो वो मैं तुझे दूंगी। अरे अर्चना जी, आप यहाँ क्या लेने आई हो? वो गायत्री जी, मेरी बहू भी गर्भवती है ना, तो कल उसकी गोद भराई की रस्म है, तो बस कुछ लेने आई थी। आपकी बेटी कैसी है? वो भी गर्भवती है ना? हाँ है। तो माँ जी, मुझे ये साड़ी पसंद आई है। भाई साहब, ये कितने की है? 15,000 की साड़ी है ये तो बहुत ज्यादा है माँ जी, मुझे इतनी महंगी साड़ी नहीं चाहिए, कुछ सस्ती सी देख लेती हूँ मैं। ये वही है ना जो तांगे में आई थी बैठकर अपनी शादी पर? इनकी औकात नहीं है तो आती क्यों है ऐसी दुकान में? करीब सास बहू। वैसे कल मेरी गोद भराई है, चाहे तो आप लोग आ सकते हो, देखना कितना शानदार तरीके से करेंगे। बेटा, टाइम हुआ तो जरूर आएंगे, मेरी बहू की भी है ना कल गोद भराई। गायत्री जी, आप दोनों भी आना। आपके पास तो पैसे है ही नहीं, तो गोद भराई कैसे करोगी? हमारे यहाँ मेहमान जो आते हैं उन्होंने रिटर्न गिफ्ट दिए जाते हैं। आप मुझे क्या देंगे? 1 रुपए का सिक्का? चलिए माँ। घमंडी नव्या पैसों का रौब दिखाकर उन्हें बेइज्जत करके वहां से चली जाती है, जिससे दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सादगी के साथ भी मेरी गोद भराई कर देंगी तो वो भी अच्छा है मेरे लिए। मुझे कोई ढोल बाजे नहीं चाहिए। ठीक है बहू। कुछ देर बाद दोनों सस्ती सी साड़ी लेकर घर आ जाती हैं। अगले दिन अमीर बेटी और गरीब बहू की अपने अपने घर में गोद भराई चल ही रही थी। अमीर घर में अच्छी सजावट करवाई थी और उसकी माँ रस्म शुरू कर देती है। सब नव्या को महंगे उपहार देते हैं। अब मेरी बारी, ये ले तेरे लिए 9 लखा हार। थैंक यू माँ, मेरी गोद भराई तो हो गई, अब उस गरीब बहू की गोद भराई में भी चल लीजिए। दोनों वहां पहुंच जाती हैं, जहां थोड़ी बहुत फूल पत्तों की सजावट थी और अर्चना अपने हाथ से रंग बिरंगी फूलों का हार बनाकर शिल्पा को देती है। बहू, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से ये तेरे लिए, और ये शुभम का बचपन का स्वेटर है, इससे तेरे पहले बच्चे का पिता से अलग जुड़ाव लगेगा। माँ जी, आपका गोद भराई का तोहफा मेरे लिए सबसे ज्यादा अनमोल है, शुक्रिया। बड़ा अनमोल है ये 2 कौड़ी के फूल का हार। अरे मेरी माँ ने मुझे 9 लखा हार दिया है, ये देखो। वैसे तुम गरीब सास बहू और कर भी क्या सकते हो। बेटी ऐसे किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं, उन्होंने अपनी बहू के लिए प्यार से जो किया है उनकी मर्जी, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। खामा खा यहाँ आ गई, चलिए। तभी जाते वक्त घर की चौखट की 2 सीढ़ियों से नव्या गिर जाती है, जिससे उसके पेट में बहुत दर्द होता है। आह माँ, मेरी बच्ची। अर्चना बहन, कुछ कीजिए, बच्चा कभी भी हो सकता है। आप चिंता मत कीजिए, मुझे जजंगी करनी आती है, जैसा बोलूं हम वैसा करना। फिर दोनों नव्या को अंदर ले जाते हैं, जहां अर्चना और गायत्री मिलकर नव्या की डिलीवरी करते हैं। बच्चे की नाल गले में फंस गई है। गायत्री बहन, नव्या बेटा हौसला रख। हे भगवान, ख्याल रखना मेरी बेटी और उसके बच्चे की। फिर जैसे जैसे अर्चना नव्या की अच्छे से डिलीवरी करवा देती है, नव्या होश में आती है और अपने बच्चे को देखकर अर्चना और शिल्पा से माफी मांगती है। आंटी जी, शिल्पा, मैंने आप दोनों को बहुत गलत बोला और नीचा दिखाया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। फिर भी आपने मेरी अच्छे से डिलीवरी की, मेरे बच्चे को ठीक रखा, आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। सच में शुक्रिया बहन जी। अरे नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की कैसी बात, आपकी बेटी भी मेरी बेटी जैसी है। हाँ, अब जो हो गया उसे भूल जाओ। इस तरह उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर गायत्री और नव्या शिल्पा को गोद भराई का तोहफा देते हैं। कुछ दिनों बाद शिल्पा भी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।